मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुंच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफी दूर था, तो हो सकता है वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस जमाने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा, तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफी ज्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे, पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे, तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो, अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए? इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों? पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है।
इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहां हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था, जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं अभी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है
लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस 21वीं सदी में शायद भीमगढ़ ही एक ऐसा गांव होगा जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, और ना जाने कितनी सुविधाओं से इस गांव के लोग अभी तक वाकिफ नहीं हैं। कारण भीमगढ़ गांव के लोगों की पुरानी सोच और ढेर सारे अंधविश्वास, जिसने यहाँ के लोगों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा है। और बदकिस्मती से मेरा भी ताल्लुक इसी गांव से है। दरअसल इस गांव में मेरी नानी का घर है। वैसे अगर सच कहूं तो मुझे मेरी नानी के घर जाना जरा भी पसंद नहीं, मगर मम्मी के दबाव डालने पर मुझे कभी कदार जाना ही पड़ता है। खैर, बात आज से करीबन 13 साल पहले की है। उन दिनों मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर गया हुआ था। चूंकि बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए सूरज ढलने के बाद अमूमन मैं घर से बाहर ही रहता था। खासकर आबादी से दूर गांव के रास्ते में पड़ने वाली जो टूटी फूटी इमारत है, वहीं बैठा रहता। वो शाम भी मैं उसी इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। आसपास सिर्फ खामोशी और खामोशी ही थी। तभी मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई जमीन पर लाठी टिकाते टिकाते मेरे करीब आ रहा हो। सिर उठाकर देखा तो पाया कि मेरे नाना जी है। नाना जी धीरे धीरे चलते हुए मेरे बगल में आकर उसी सीढ़ी पर बैठ गए और कहा, क्या करते हो यहाँ रोज रोज? इस पर मैं बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी नाना जी बोले, इस जगह के बारे में जानते हो? इस पर मैं बोला, नहीं, जानता तो नहीं हूँ, पर जानना चाहूँगा। मेरे इतना बोलते ही नाना जी ने बताना शुरू किया। बात आज से करीब 35 साल पुरानी होगी। उन दिनों मैं यानी नाना जी रेलवे स्टेशन से गांव और गांव से रेलवे स्टेशन के दरमियान तांगा चलाया करते थे। तांगा इसलिए क्योंकि उन दिनों मोटर गाड़ियों का उतना चलन नहीं था, जिस वजह से ज्यादातर लोग तांगा या बैलगाड़ी में ही सफर किया करते थे। उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। सुबह शाम गांव में चारों ओर सिर्फ कोहरा ही कोहरा दिखता। हालांकि ऐसे मौसम में तांगा चलाना कोई आसान काम नहीं होता, मगर मैं घर में अकेला कमाने वाला था, और अगर मैं ही बैठ गया तो कैसे चलता। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं अपना तांगा लेकर स्टेशन के बाहर खड़ा था। हालांकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था, यहीं कोई 8 साढ़े 8 ही बज रहे होंगे, मगर कड़कड़ाती ठंड के कारण सब कुछ बहुत खाली खाली था। मैं भी किसी आखिरी सवारी का ही इंतजार कर रहा था, ताकि उसे छोड़ते हुए मैं घर चला जाऊं। और आखिरी सवारी मिलने का अब एकमात्र जरिया था आखिरी ट्रेन, जिसके स्टेशन में आने का वक्त था रात 9 बजे का। यानी अभी मुझे आधा 1 घंटा इस ठंड में जमना पड़ेगा। खैर, और कोई चारा भी नहीं था, लिहाजा मैं तांगे से उतरा और थोड़ी लकड़ी वगैरह जमा करके एक जगह पर आग जलाकर बैठ गया। सनसनाती सर्द हवाओं के बीच आग की गर्म लपटें शरीर को काफी सुकून दे रही थी। मेरे बगल में खड़ा मेरा घोड़ा भी एकदम शांत हो गया। शायद वो भी आग की गर्माहट का मजा ले रहा था। अभी मेरा शरीर थोड़ा गर्माया ही था कि तभी किसी ने पीछे से कहा, भैया हरिपुर गांव चलोगे? मैं पीछे मुड़ा तो पाया कि एक लड़का लड़की है। लड़की ने अपना चेहरा घूंघट से ढक रखा था। खैर, मैं बोला, देखिए, मैं हरिपुर तो जाता नहीं हूँ, पर अगर आप लोगों को जाना ही है तो ठीक है, बैठिए। मेरे से ये सुनकर वो दोनों लड़का लड़की
तांगे में चढ़कर बैठ गए। मैं भी तुरंत ही तांगे में बैठा और घोड़े को हाँकते हुए आगे बढ़ाया। वो पगडंडी जिस पर तांगा अभी सरपट दौड़ रहा था, उस पर घना कोहरा होने की वजह से ज्यादा दूर तक दिख नहीं रहा था। तांगे में जल रही लालटेन ही वहां रोशनी का एकमात्र जरिया थी। पीछे बैठे लड़का लड़की आपस में बातें कर रहे थे और मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ रास्ते पर था। अभी मैं सामने देख ही रहा था, तभी मेरा तांगा इसी इमारत के बगल से गुजरने लगा, जो कि 35 साल पहले भी इसी तरह से टूटा फूटा ही था। मगर तभी मैंने देखा इमारत की सीढ़ियों पर एक औरत बैठी है। खैर, मैंने उस औरत पर उतना ध्यान नहीं दिया और निगाहों को रास्ते पर घुमा लिया। थोड़ी देर बाद मेरा तांगा हरिपुर गांव पहुंचा, जहां वो दोनों लड़का लड़की उतर गए। फिर मैंने अपना भाड़ा लिया और तांगा घर की ओर मोड़ लिया। रात अब और भी काली और घनी हो चुकी थी। रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा इंसान तो क्या, एक कुत्ता तलक भी नजर नहीं आ रहा था। ऊपर से कोहरा इतना घना था कि अगर कोई इंसान होगा तो भी नहीं दिखेगा। चलते चलते अब मेरा तांगा फिर से उसी इमारत के पास पहुंच चुका था। मैंने एक नजर उस टूटी फूटी इमारत को देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वही औरत अभी भी उसी तरह से इमारत की बाहरी सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मुझे लगा पक्का ये औरत या तो रास्ता भटक गई है या फिर इसे कोई मदद चाहिए। लिहाजा मैंने उस इमारत के पास अपना तांगा रोका। मगर पता नहीं क्यों मैंने जैसे ही तांगा रोका कि मेरा घोड़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देखकर डर रहा हो। खैर, मैं तांगे से नीचे उतरा और घोड़े का पीठ सहलाकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा, मगर मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैं उस औरत के पास गया और बोला, क्या बात है, कहीं जाना है क्या आपको? मैं छोड़ दूं? मगर मेरी बात पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। वो जैसे अपना सिर झुकाकर बैठी थी उसी तरह से बैठी रही। मैंने फिर पूछा, देखिए, कहीं जाना है तो बता दीजिए, भाड़ा नहीं लूंगा मैं। मगर इस पर भी वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद कोई पागल वागल होगी, इसलिए मैंने भी फिर कुछ बोला नहीं और पलटकर तांगे की ओर बढ़ने लगा। मेरा घोड़ा अभी भी चीखे जा रहा था। मैंने फिर से एक बार घोड़े का पीठ सहलाया और तांगे में चढ़कर वहां से चलता बना। थोड़ी दूर चलने पर ही पता नहीं क्यों मुझे ये एहसास होने लगा जैसे मेरे अलावा तांगे में कोई और भी है। अभी मुझे ये एहसास हो ही रहा था कि तभी तांगे का एक पहिया किसी खड्डे में पड़कर उछला, जिसके साथ ही तांगे में एक आवाज गूंज गई। वो आवाज पायल छमछमाने की थी। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी बेवकूफ की तरह मैंने पीछे मुड़कर भी देखा कि तांगे में कोई है तो नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं था। ना तो कोई औरत थी और ना ही कोई ऐसी चीज जिससे पायल छमछमाने की आवाज निकले। मैं डर गया, वो भी इस कदर कि घोड़े को तेजी से हाँकने लगा। घोड़े ने अभी रफ्तार पकड़ी ही थी कि तभी पीछे से एक आवाज ने मेरे कान में दस्तक दिया, भैया धीरे चलाइए ना, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जानता था कि पीछे कौन होगा, मगर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पीछे मुड़कर देख सकूं। मैंने बिना किसी सवाल जवाब के घोड़े को हाँकना कम कर दिया, जिससे तांगे की रफ्तार अपने आप ही कम हो गई। मैं डर से कांप रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे पीछे बैठी वो औरत कोई आम इंसान नहीं है, और अगर मैंने कोई भी चालाकी दिखाई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा।
इसलिए मैं अपना मुंह बंद करके बस तांगा चलाए जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलते रहने पर पीछे बैठी उस औरत ने तांगा रोकने को कहा। मैंने जैसे ही तांगा रोका कि मुझे किसी के तांगे से उतरने का एहसास होने लगा। मैंने जब तिरछी नजर से पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही औरत तांगे से उतरकर जा रही थी। मगर डरा देने वाली बात तो ये कि वो औरत जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर चल रही थी। फिर मैंने जो तांगा भगाना शुरू किया तो सीधे घर पर ही रुका। मगर वो औरत कौन थी और उस इमारत के पास क्या कर रही थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया। नाना जी से पूरी कहानी सुनकर मैंने कहा, पर नाना जी, अब वो औरत कहाँ होगी? इस पर नाना जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे जाग गए। तुम्हारे ठीक पीछे ही बैठी है। मैं झट से पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। मेरा डरा हुआ चेहरा देख नाना जी ने कहा, मजाक कर रहा था, चलो घर चलो। फिर मैं और नाना जी वहां से जाने लगे। मगर जाते जाते मैंने जब एक बार पीछे पलटकर उस इमारत की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे उन सीढ़ियों पर कोई बैठा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।